हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। चलिए, आपका दोबारा से हम कंटेंट लेकर आ चुके हैं। EOM 201 2024 का ये प्रीवियस पेपर जो आपका है, और यहाँ जितने भी 40 क्वेश्चंस हैं आपको सॉल्व करवाए जा रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट्स अभी तक हमसे कनेक्टेड नहीं हुए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका हमारा साथ फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6 सेमेस्टर तक रहना है। और यहाँ पर MCQ बेस आपके हर सेमेस्टर में एग्ज़ाम होने हैं, तो सभी MCQs बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। और कहाँ आपको ये भी कहा जाता है कि अगर अभी आप तक नहीं जुड़े हैं तो न्यू जो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते हैं वो तभी पहुँचते हैं जब आप सब्सक्राइब कर लेते हैं। चलिए, 21 का क्वेश्चंस का आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है। वैसे ये बहुत ईजी है क्वेश्चन, हम इसका लास्ट में आंसर बताएंगे। इतना आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए और फिर हमारे आंसर से अपने आंसर को मैच कीजिए, क्योंकि जो इजी क्वेश्चंस हैं वो पहले हम आपसे पूछते हैं और लास्ट में हम उनके आंसर आपको बताते हैं। तो यहाँ पर 22 क्वेश्चन हैं। ईमेल को एक निजी नेटवर्क में स्थानांतरित करने के लिए हमें आवश्यकता होती है। तो जो हमारा मेल होता है उसको ट्रांसफ़र प्राइवेट नेटवर्क में कैसे करते हैं, किस हम उससे करते हैं, तो मेल राउटर, मेल गेटवे या मेल एजेंट। तो 22 का आंसर आपका जाएगा मेल गेटवे। मेल गेटवे नहीं, इसका आंसर जाएगा आपका मेल एजेंट। ठीक है, चलते हैं आगे। बिल्कुल सही आंसर है मेल एजेंट। सेल की श्रृंखला को जोड़ने के लिए आप गूगल शीट्स में किस फंक्शन का उपयोग करेंगे। तो विच फंक्शन इज द गूगल शीट्स वुड यू यूज़ द ऐड अ रेंज ऑफ सेल्स। तो इसमें आपका 23 का आंसर आपका जाएगा बी, जोड़। ठीक है, सम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल शीट का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है। सभी हम आजकल जो काम करते हैं कंप्यूटर पर, तो गूगल शीट का हम सभी यूज करते हैं। तो वह किस रूप में करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है। तो हम उसको 24 का आंसर जाएगा स्प्रेडशीट बनाने और संपादित करने, यानी कि क्रिएटिंग एंड एडिटिंग स्प्रेडशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25, अब गूगल स्लाइड प्रेजेंटेशन में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित कर सकते हैं। जब आप गूगल स्लाइड जो होती हैं उसकी प्रेजेंटेशन जब आप करते हैं तो उसमें क्या लेंगे, वीडियो, चार्ट, छवि, ऊपर के सभी। तो सभी आप ऑल ऑफ द अबव का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई कॉमर्स क्या है। पर्यावरण अनुकूल व्यवसाय का अभ्यास या फिर इंटरनेट पर सामान और सेवाएं खरीदना और बेचना। तो ई कॉमर्स जो है 26 का आंसर आपका बी जाएगा। इंटरनेट पर जो सामान होते हैं, आपको जो सुविधाएं दी जाती हैं, उनको खरीदा और बेचा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई कॉमर्स लेन देन में आमतौर पर किस भुगतान पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो सभी को मालूम है कि हम जो भुगतान करते हैं कैश ऑन डिलीवरी से करते हैं, और यहाँ पर क्रेडिट कार्ड और पेपॉल जैसे डिजिटल भुगतान भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आंसर चला जाएगा आपका कैश ऑन डिलीवरी, क्योंकि उसमें ये सब भी आ गए हैं ना। तो चलते हैं आगे। 28, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का एक चरण नहीं है। तो ये 4 यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शंस, तो इनमें से कौन सा एक नहीं है वो बताना था। तो 28 का आपका आंसर चला जाएगा सी, समेकन, यानी कि कंसोलिडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का एक चरण, कंसोलिडेशन नहीं है, बाकी सब हैं। किस ई कॉमर्स मॉडल में व्यवसाय में आम जनता तक वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री शामिल है। अभी देखिए, बिल्कुल हमने इसी तरह का क्वेश्चन ऊपर किया था, बस थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझना है कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। बिल्कुल इसी का आंसर ऊपर अभी हमने जो आपका ये क्वेश्चन है, जो हम ये वाला ई कॉमर्स लेन देन, तो उसी से बिल्कुल ई कॉमर्स मॉडल व्यवसाय में आम जनता वस्तुओं सेवाओं की बिक्री शामिल है। तो कौन कौन सी बिक्री शामिल है इसमें, 29 का आंसर आपका चला जाएगा उपभोक्ता तक व्यवसाय, बी आंसर इसका जाएगा। क्योंकि बिजनेस टू कस्टमर ये होता है, BTC होता है। ठीक है, BTC बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल उत्पाद बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स के लिए सबसे उपयुक्त क्यों है। बिजनेस टू कंज्यूमर, देखें यहाँ ये आंसर आ गया ना इसका, B2C है ना, B2C आ गया ना इसका आंसर, तो सेम आंसर वहीं पर है। अब यहाँ पर 30 एक दूसरे से अटैच होते हैं क्वेश्चंस, अगर आप ध्यान देंगे तो सभी के आंसर एक दूसरे में छिपे होते हैं। तो 30 का आंसर आपका जाएगा डी,
यानी कि बड़े पैमाने पर अनुकूलित जो है करित किया जा सकता है। इस तरह का क्वेश्चन आप ऊपर भी पढ़ चुके हैं। वस्तु उत्पाद की तरह हैं, खरीद के समय विस्तृत किया जा सकता है, तो इसमें आएगा ऑल ऑफ द अबाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बैंकिंग में गैर निष्पादित परिसंपत्ति एनपीए इसकी शॉर्ट फॉर्म है, शब्द का अर्थ है। यहाँ पर देख लेते हैं, नॉन पैराफॉर्मिंग एसेट, तो इसको हम बोलते हैं एनपीए। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसका आंसर क्या जाएगा। 31 का आंसर आपका जाएगा बी, ऐसा ऋण या अग्रिम जहाँ मूलधन या ब्याज का भुगतान 90 दिनों या उससे अधिक के लिए अतिदेय है। अ लोन और एडवांस वेयर द प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट इज ओवर ड्यू 90 डेज और मोर, ठीक है। ये बिल्कुल राइट आंसर है इसका। चलते हैं आगे। निम्नलिखित भुगतान वॉलेट है, तो यहाँ पर देखिए आप मोबिक्विक से करते हैं, भीम से भी करते हैं, अमेजन पे भी करते हैं, तो यहाँ पर क्या जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। अभी हमने जो आंसर आपका 21 छोड़ा था उसका आंसर आपको बता देते हैं, फिर भूल जाएंगे और आपको भी याद नहीं रहेगा। तो यहाँ पर वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, तो इसका आंसर इसका सी जा रहा है। इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर पर मौजूद लिंक की जानकारी का संग्रह होता है। अब आप मैच कर लीजिए कि आपका आंसर बिल्कुल सही है या फिर नहीं है। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम 32 पर निम्नलिखित, ये हमने बता दिया है। 33 देख लेते हैं। ग्राहकों के लिए ई बैंकिंग प्राथमिक लाभ क्या है, तो क्या है 33 का आंसर जाएगा, कभी भी कहीं भी बैंकिंग की सुविधा। ई बैंकिंग का लाभ आपको क्या है कि आप कहीं भी कर सकते हैं, पेमेंट आप कहीं भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। IMPS क्या है, फुल फॉर्म इसकी बतानी है। चलिए 34 का आंसर आप ढूंढिए इतना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। 33, 34, 35 का आंसर आप बताएंगे और लास्ट में फिर मैं इसका आंसर आपसे डिस्कस करूँगी। भारत में RTI श्री अधिनियम के तहत सूचना के संरक्षक किसे माना जाता है, तो 36 का आंसर आपका जाएगा यहाँ पर डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। वैसे यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय होता है, लेकिन यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश है वो उसी से अटैच है, तो इसका आंसर यही जाएगा। भारत में राज्य स्तर पर सूचना का अधिकार RTI अधिनियम के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है, तो यहाँ पर आपका देखिए इसी से रिलेटेड ये आंसर है आपका। जैसे यहाँ मैंने बताया बिल्कुल सेम क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो 37 का आंसर आपका जाएगा बी, केंद्रीय सूचना आयोग CIC, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा RTI अधिनियम 2005 के तहत सूचना पर की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है, तो कार्यपुस्तिका आती है, फाइल टिप्पणियाँ आते हैं, परिपत्र आते हैं, लेकिन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में की गई डेटा सामग्री नहीं आती है। 38 का आंसर आपका सी जाएगा। 39, वित्तीय लेन देन के संदर्भ में स्विफ्ट का क्या अर्थ है, तो यहाँ पर स्विफ्ट का अर्थ गाड़ी नहीं है, यहाँ पर दूसरा ही अर्थ निकलता है। 39 का आंसर आपका जाएगा वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन के लिए सोसाइटी। इसका जो है आप शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म, जैसे यहाँ पर ऐसे ये बन गया, W से आपका वर्ल्ड वाइड बन गया, और यहाँ पर I से आप देख लीजिए आपका क्वेश्चंस कैसे निकल कर आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। 40 पर लास्ट क्वेश्चन आपका चला रहा है ये, निम्नलिखित में से कौन सा बैंकों में खाता धारक का एक प्रकार नहीं है, तो यहाँ पर आपको बता दें व्यक्तिगत खाता धारक होता है, कॉर्पोरेट खाता धारक होता है, सरकारी खाता धारक होता है, लेकिन व्यक्तिगत खाता नहीं होता है। तो हमने 2 क्वेश्चंस आपके छोड़े थे, अगर आपने उसके आंसर ढूंढ लिए हैं तो चलिए हमारे से मैच कर लिए अपने आंसर। तो यहाँ 34 IMPS का जो क्या है, तो इसमें आपको बता दें 34 का आंसर आपका जाएगा यहाँ पर डी, तत्काल भुगतान सेवा, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। फिर 35 में भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया, तो ये 35 का आंसर आपका जाएगा 2005 और डेट है 15 जून। ये भी आपको याद रखना है, कभी भी कैसे भी पूछा क्वेश्चन जा सकता है आपसे। तो बने रहिए हिंदी मीडियम के साथ ऐसी बेनिफिशियल वीडियो के लिए। अब इसको लाइक और शेयर करना मत भूलें, क्योंकि EOM 201 सभी के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास ये पेपर है, आप शेयर करेंगे तो कहीं ना किसी दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प करेंगे।